नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे यूटिलिटी, और यूटिलिटी में हमने पढ़ लिया था यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी के टाइप्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। फिर उसके बाद हमने यूटिलिटी के फॉर्मूले देख लिए थे कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने यूटिलिटी के टाइप्स देख लिए थे। हमने समझा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है, कैसे ये काम करता है। और फिर हमने देखा था कि इनके बीच में ग्राफ कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है। फिर उसके बाद हमने देख लिया था कि प्राइस जो है वो डिपेंडेंट होती है मार्जिनल यूटिलिटी पे, टोटल यूटिलिटी पे नहीं होती। फिर हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देख लिया था कि कार्डिनल जो नंबर पे बेस्ड होती है और ऑर्डिनल जो ऑर्डर पे बेस होती है। फिर इसके बाद हम देख रहे थे अजम्पशंस, कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस। तो अब से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच है वो मार्शल ने दी थी। कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच मार्शल ने दी थी, है ना। और उसके हम अब देख रहे हैं अजम्पशंस। क्या देख रहे हैं? अजम्पशंस। अजम्पशंस में पहला तो ये कि कार्डिनल नंबर बेस्ड होगी, तो मतलब यूटिलिटी को नंबर्स में डिफ़ाइन करना है कि भाई जैसे एक आम खाने पे मुझे 2 यूटिलिटी मिली, दूसरे खाने पे 3 मिली, तीसरे खाने पे 4 मिली, चौथे खाने पे 3 मिली, है ना। तो ऐसे है, मतलब नंबर्स पे होनी चाहिए। दूसरी है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ में कैसे कि जो हमने पहले चीज़ खाई है उसका और जो हमने बाद में चीज़ खाई है, तो है ना, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक आम खाया पहले, उससे मान लो 3 यूटिलिटी मिल गई अपने को। फिर दूसरा आम खाया ना, तो फिर उससे मान लो 3 यूटिलिटी और मिल गई। तो इन दोनों में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक आम खाने पे मन भर गया हो फिर दूसरा नहीं, सेम यूटिलिटी होनी चाहिए। जो आपने पहले खाया है और जो आपने बाद में खाया है, दोनों से उतनी ही यूटिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट होती है। तीसरा आता है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया है, ये वाली चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, जो मनी के रूप में, वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। उसमें ऐसे नहीं कि भाई पैसे ज़्यादा कम करने पे यूटिलिटी अलग हो जाए, है ना। तो फिर उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कि मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ओनली पॉसिबल इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा है अपने पास इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या कि हम दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये खुद के दिमाग से पता कर ले। जैसे ये तो जैसे मान लो कोई आम खा रहा है, अब आपको तो नहीं पता ना उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो आप ये अज्यूम कर ले होते कि अगर मैं ऐसे आम खा रहा होता तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलती, है ना। तो खुद के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं यहाँ भाई इसको इतनी, क्योंकि हम जब भी कोई स्टडी होती है कार्डिनल अप्रोच पे, तो हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, तो खुद से अज्यूम कर लेते हैं। 3 चीज़ें लिखी हुई है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको जो इसमें नहीं लिखी हुई, कि इसमें है ना कंज्यूमर है ना जो रेशनल होता है। रेशनल मतलब कंज्यूमर को ये पता होता है कि उसे क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना, मतलब कंज्यूमर इज रेशनल। तो ये लिख लेना आप एक्स्ट्रा। और यूटिलिटीज़ होती है ना जो एडिटिव होती है, 5वीं चीज़ ये है ना। यूटिलिटीज़ क्या होती है? एडिटिव होती है। तो 5 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हो गई अपने पहले हो गई कि कार्डिनल होती है मेजर मनी, कार्डिनल मेजरेबिलिटी होती है। दूसरी इंडिपेंडेंट होती है ना, 2 3 4। फिर ये एडिटिव भी होती है ना। इन सब का जोड़ के टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी होती है। और फिर जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड हो गया, और एक हो गया कंज्यूमर इज रेशनल, मतलब विवेकशील होता है, वह स्वयं निर्णय कर सकता है कि क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना, ठीक है। तो ये इतना हो गया इसका। तो अब आगे चलते हैं।
तो कार्डिनल यूटिलिटी से दो चीज़ें जनरेट होती है। पहली चीज़ तो हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरी चीज़ होगी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक साइंटिस्ट था गोसेन, उसने है ना दो लॉ दिए थे, ठीक है। कौन कौन से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा? फर्स्ट नियम था गोसेन का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लेना। ये जो फर्स्ट नंबर का है इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, और जो सेकंड नंबर का है उसे बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ गोसेन। तो गोसेन ने दो लॉ दिए थे, तो है ना। तो फिर देखते हैं अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं चीज़ों को, वैसे वैसे उनकी यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे मान लो आपने एक आम खाया, फिर दूसरा आम खाया, फिर तीसरा आम खाया, फिर आपको धीरे धीरे थोड़ा कम ऐसे लगने लगा क्या आम ही आम खा रहा हूँ मैं, तो उसके यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी आपको रोज़ ही पराठे खिलाते जाए, कितने दिन खा लोगे? धीरे धीरे यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे एक दिन खा लो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरे दिन खा लो तो थोड़े कम लगेंगे, तीसरे दिन खा लो तो और थोड़े कम लगेंगे, है ना। और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, ये हमेशा याद रखना, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। और वो बाकी सारी चीज़ें कौन कौन सी है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो कभी कभी एग्ज़ाम में वो बाकी सारी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, इसलिए वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं कंजम्पशन को, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब हर एक जो कंजम्पशन करते जाते हैं ना, हर एक पर यूटिलिटी कम होती जाती है। और ये चीज़ तो मैंने बताई थी कि जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो यूटिलिटी क्या, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है पर घटती हुई दर से। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उसे सेटाइटी पॉइंट कह देते हैं। एक पॉइंट के बाद यूटिलिटी घट जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तब टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, है ना, मतलब इनकम, टाइम, इन सब को कांस्टेंट रखते हुए जब हम चीज़ों का कंजम्पशन करते जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो है ना यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है। अब वो अदर थिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। वो अदर थिंग्स है ये वाली अजम्पशंस में लिखा हुआ है ना, ये वाली, ये है अदर थिंग। ये नहीं बदलती, जैसे समय नहीं बदलता, मतलब एक साथ कंज्यूम करता है, ऐसा नहीं आज एक खा लिया कल एक खा रहा है, ऐसा नहीं हो ना भैया, एक साथ खाएगा जो। फिर दूसरा होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस डज नॉट चेंजेस, मतलब एक टाइम पर एक ही चीज़ खाता है वो। अब जैसे मान लो आप कुरकुरे खा रहे हो, तो आप कुरकुरे में एक तो खा रहे हो कुरकुरे ब्रांड का और एक खा रहे हो टेढ़े मेढ़े। तो पहले तो आप खा रहे थे कुरकुरे, फिर आप बाद में खाने लग गए टेढ़े मेढ़े। ऐसा नहीं होता भैया, एक ही चीज़ खानी है, या तो कुरकुरे खा लो या टेढ़े मेढ़े खा लो, है ना। टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होता, मतलब कुरकुरे खा रहा है तो कुरकुरे खाएगा, टेढ़े मेढ़े खा रहा है तो टेढ़े मेढ़े खाएगा। वो ऐसा नहीं कि कुरकुरे खा रहा है फिर बीच में टेढ़े मेढ़े खाने लग गए। तीसरी है इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, मतलब आदमी की औकात उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, समझ गए, इनकम उतनी रहती है। क्योंकि इनकम बढ़ जाएगी, जैसे मान लो पहले वो डालडा घी खा रहा था फिर देसी घी खा रहा है, मज़े ही मज़े, है ना, इसीलिए। तो वो वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। इससे क्या होता है, दूसरी चीज़ों की प्राइस भी स्थिर रहती है, ऐसे नहीं बदल जाती है। जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो आप टेढ़े मेढ़े खा रहे थे, टेढ़े मेढ़े आ रहा है 10 रुपये का, और वहीं कोई इंडिया का लोकल ब्रांड है उतने ही कुरकुरे दे रहा है 5 रुपये में, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो आप टेढ़े मेढ़े खा रहे हो 10 रुपये के, और वो दूसरा दे रहा है 5 रुपये में, तो दूसरे वाले ने अपनी प्राइस 3 रुपये कर दी। तो ऐसा नहीं हो कि भाई आप टेढ़े मेढ़े से शिफ्ट हो जाओ 3 रुपये ख़रीदने के लिए। इसीलिए इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि दूसरी चीज़ों की प्राइस कम नहीं हो, ताकि आप वही चीज़ खाओ। मतलब मेन बात ये है कि आपको खानी वही चीज़ है। आप ऐसे सारे तरीके ऐसे अपना लो कि बस वही चीज़ खा पाओ, इनकम नहीं बढ़नी, टाइम नहीं बदलना,
टेस्ट नहीं बदलेगा, है ना, दूसरी चीज़ों की कीमतें स्थिर रहेगी। ये सब क्या है, वो चीज़ कंज्यूम करने के ही तरीके हैं, है ना, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, खानी वही चीज़ है, वही चीज़ खिलानी है, तभी ये चीज़ काम करती है। अब इस नियम के लागू होने के कारण देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या है, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है ना, मतलब कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, और तृप्ति का एहसास हो जाता है इसमें, भाई एक बिंदु पर मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाती है। ओहो हो, मज़ा ही आ गया, ये वाली चीज़ें। अब इसमें कुछ लोग अपवाद भी कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अपवाद होते नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई संगीत का अपवाद, जैसे आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, है ना, वो गाना चला था ना रानू मंडल वाला, तेरी मेरे, लोग बड़ा सुने बड़ा सुने बड़ा सुने, है। फिर लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ तो हम बार बार नई कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर इसकी यूटिलिटी घटती क्यों जा रही है। तो इसका ये रीज़न दिया जाता है कि इसमें उपभोग टाइम के अनुसार उपभोक्ता का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और टाइम भी चेंज हो जाता है ना, जो कि हमने स्थिर माना था कि टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी चीज़ें कंज्यूम करना, तो ये भी अपवाद नहीं माना गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि कंज्यूमर एक साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए पूरा। अब जैसे मान लो आप एक रेलगाड़ी के इंजन में एक एक कोयला डालो, है ना, या फिर एक साथ डाल दो ताकि वो जल जाए, है ना। या प्यास, ऐसे मान लो प्यासे को पानी पिलाना हो तो आप एक एक बूंद पिलाओ, एक एक चम्मच पिलाओ, या एक साथ उसको, तो प्यास तो तभी बुलेगी ना, भाई सेटिस्फेक्शन तो पूरा एक साथ पिलाने से होगा, है ना। तो ये भी अपवाद माना गया है, लेकिन ये अपवाद नहीं है। तीसरा कहते हैं टिकट। ऐसा कहा जाता है कि भाई नया टिकट लेने पर, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है ना, और पुराना ही लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है। ऐसा नहीं है, वो यूटिलिटी सेम ही रहती है, उसमें कोई घटती बढ़ती नहीं है। फिर इस मॉडल की जो मार्शल ने दिया था, इसकी क्या क्या कमियाँ रह गई, क्या क्या कमी है कि भाई उपभोग का समय दिया हुआ होता है। भाई तुम्हें दिन के 1 बजे सारे आम खाने हैं तो 1 बजे खाओगे तुम, 2 बजे नहीं खाओगे, है ना। और दूसरी कमियाँ है कि भाई उसमें कंज्यूमर के ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया गया, उसके सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया गया है ना। और आदमी की कंज्यूम कैपेसिटी को सीमित ही माना है, ऐसा नहीं है कि असीमित हो। और ये तो कोई फालतू बात है, इसका कोई सेंस भी नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ये आता है एट इक्विलिब्रियम पर। किस पे आता है, एट इक्विलिब्रियम पर। तो इसे हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो आज हम यही देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। आज हमने यहाँ से शुरू किया था कि क्या क्या है, एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी, मार्शल ने दी, लिख लेना। और इसके अजम्पशंस क्या क्या है कि यूटिलिटी को नंबर्स में डिफ़ाइन करते हैं, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है, यूटिलिटी एडिटिव होती है ना। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको तो रट्टा मार लेना। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड होता है। और 5वीं चीज़, एक चीज़ कौन सी है जो लिखी हुई नहीं है, कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर विवेकशील होता है। अगर इसे लोकल लैंग्वेज में कहे, आप लोग बुरा न मानो, तो उसे कहते हैं कि कंज्यूमर चूतिया नहीं होता, उसको पता होता है क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी से क्या क्या निकलता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों को गोसेन के लॉ भी कहते हैं। जो ऊपर वाला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, उसको कहते हैं गोसेन का फर्स्ट लॉ। एग्ज़ाम में पूछ लेंगे तुम्हें गोसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा है, नीचे दोनों ऑप्शन दे देंगे ये, और फिर लगाना है टिक, ऊपर वाला लगा देना भैया। और ये दूसरा सेकंड लॉ है, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड लॉ है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ लिया है कि जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाती है, आदमी की औकात उतनी रहती है, मतलब सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। सारी चीज़ें कौन कौन सी है, वो चीज़ें हैं कि टाइम नहीं बदलता, आदमी का टेस्ट नहीं बदलता, उसकी औकात उतनी रहती है, और दूसरी चीज़ों की कीमतें उतनी रहती हैं।
फिर नियम क्यों लागू हो जाता है ये है, जिसका अपने से कोई लेना देना है नहीं, और अपवाद ये देख लेना जो एक्चुअल में है नहीं पर इन्हें मान लेते हैं कि है। फिर इसकी कमियां देख लेना, उपभोग का समय दिया गया है, आवश्यकता है ना, कि सेटाइटी पर मतलब कंज्यूमर की सेटाइटी पर ध्यान दिया गया है, मनुष्य क्या की कंज्यूम कैपेसिटी को सीमित मान लिया गया है। फिर अब कल देखेंगे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ।